नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। न्यूमेरिकल अपवर्तन के अपन ने कर लिए। अब आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखो सब, मैं आपसे बार बार आपको चेतावनी देता हूँ या आगाह करता हूँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिक्स में से न्यूमेरिकल की श्योरिटी है एकेडमिक वालों के लिए। इसलिए न्यूमेरिकल पे मैं पूरी तरह से फोकस हूँ। मैं ये सोच के ही हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको बेटर से बेटर न्यूमेरिकल दिए जा सके, हर तरह के। वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो, ठीक है सर। तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। आपकी इच्छा रही तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं हो तो टॉपिक लिए जा सकते हैं। तो सब न्यूमेरिकल पे फोकस होने की मैंने वजह बता दी आपको। और चैप्टर में मैं इतना फोकस नहीं हूँ, ठीक है। और जगह अनसर्टेनिटी है ना कि भाई आएगा नहीं आएगा, जो भी है ना, पर इसमें से तो सर्टेनिटी है कि इसमें से तो न्यूमेरिकल निकलेगा। चलो सब, अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे प्रिज्म, ठीक है। मैंने ये सब गूगल से कुछ फोटो सेलेक्ट करके आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दी है ना। ये जो शेप है इसको प्रिज्म, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक ही शब्द बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है सर। डिफाइन करने वाली बात है तो पहले डिफाइन करेंगे, इस सब बात को और भी आगे समझेंगे, अपवर्तन की बात को, है ना। तो अब परिभाषा में तो आयताकार पृष्ठ दो ही बताते हैं। दो इसलिए बताते हैं कि एक पे तो खुद टिक ही गया है, एक पर तो एक आयताकार पृष्ठ पर तो पिन को टिका ही दिया अपन ने। तो एक ये वाली रही और एक ये वाली, तो इससे बोलने में दो बोलते हैं, पर मैं तो तीन ही बोलता हूं, है ना। तो सब तीन समांगी पारदर्शी होमोजीनियस, है ना, पारदर्शी आयताकार पृष्ठों से, पृष्ठें भी आयताकार है, इसमें देखो साफ दिख रही है। ये एक सामने दिखा रखी है, दो पीछे दिखा, ये एक इधर, एक आयत ये है, चतुर्भुज की तरह दिखेगा आपको, है ना। एक आयत इधर रहा, ये रहा, और एक आपको ये सामने। मैं तीनों देखो अलग अलग कलर से दिखाता हूं आपको। ये एक आयत ये रहा, ठीक है। एक आपको बिल्कुल फ्रंट में दिखेगा, ये सर एक अरे कौन सा वाला कलर उठ गया। ये एक आयत आपको ये फ्रंट में दिखेगा। तो तीन रेक्टेंगल प्लेन है, ठीक है सर। दो इधर यूं इससे, और इधर ऊपर और नीचे ट्रायंगल है। अगर ऊपर और नीचे की तरफ आप देखें तो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। तो आयताकार तलों को किसी एंगल पर आप झुकाओगे तो आपको ट्रायंगल ही मिलेंगे, बनेंगे जो। तो सब तीन समांगी पारदर्शी आयताकार पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें पृष्ठें किसी कोण पर झुकी हों, पृष्ठें सीधी नहीं हो, किसी कोण पर झुकी हों, है ना, उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसी भी पारदर्शी माध्यम का बना हो सकता है, कोई सा भी,
इस बात का विशेष ध्यान रखा करो कि सब ठीक है, कांच पारदर्शी है, प्रथम दृष्टिया हमारे दिमाग में उसी का ध्यान आना चाहिए, आता है। लेकिन आप ये मत समझो कि साहब पानी में प्रिज्म नहीं बनता। क्या पानी का लेंस नहीं होता है? वायु का लेंस भी होता है। वायु का बुलबुला क्या है बता चुका हूं मैं आपको। और भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आइस भी अगर ट्रांसपेरेंट हो उसका प्रिज्म बना लो, रॉक साल्ट का बना लो। बहुत सारे पदार्थ हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, है ना। तो आप ठीक है, कांच को थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखो, पर कांच को सोचते हुए मत चलो। कांच के अलावा भी दुनिया पारदर्शी माध्यमों में बहुत आगे है, ठीक है। तो साहब ये किसी भी पदार्थ का बना हो सकता है, ठीक है साहब। चलो अब काम तो दो ही आयताकार पृष्ठें आती हैं। एक आयताकार पृष्ठ पर तो हम प्रकाश आपतित करते हैं और दूसरी आयताकार पृष्ठ से यह प्रकाश बाहर निकलता है, निर्गत होता है। ये दो पृष्ठें हमारे एट ए टाइम काम आती हैं, है ना। एक पर प्रकाश डालते और एक से प्रकाश निर्गत यानी निकलता है। इन काम में आने वाली या जिस पर प्रकाश आपतित करते हैं और जिससे निकलता है, इन पृष्ठों को कहते हैं हम अपवर्तक पृष्ठ। तो ये और ये एक तो टिकेगी ना जमीन पर, तो एक पृष्ठ तो किसी काम आ ही नहीं सकी। ये कहलाती है अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा, ये देखो आप, यहां देखो, ये यहां आपको ये दिख रही है पीस, ये अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा देखो, ये रही ऊपर देखो, ये साफ दिख रही, ये इसे कहते हैं कोर। तो ये कहलाती है कोर। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच कोण ए, अपवर्तक पृष्ठ के बीच कोण ए, इसे कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण ए, ठीक है साहब। अलग अलग प्रिज्म के लिए अपवर्तन कोण ए का मान अलग अलग हो सकता है। मतलब एक प्रिज्म के लिए तो कैपिटल ए फिक्स है। अब अलग अलग प्रिज्म है तो अलग अलग प्रिज्म का प्रिज्म कोण अलग अलग होगा। चलो सब देख लिया आपने। वो 7 रंग मैंने आपको इसलिए दिखा दिए कि 7 रंग से आप जल्दी प्रिज्म को समझ जाते हो। तो ये शेप जो है आपके सामने, ये प्रिज्म है, ठीक है। सब तरह का सीन दिखा दिया ताकि अब आप इसको जहन में रखते हुए आगे बातों को समझें। अब देखो सब मूल बात पे आओ। प्रिज्म पारदर्शी माध्यम है, इसलिए प्रिज्म का एक कार्य तो प्रकाश का अपवर्तन है। कोई सा भी पारदर्शी माध्यम हो, उसका पहला काम तो प्रकाश का अपवर्तन ही होगा। बिल्कुल क्लियर। इसीलिए तो मैं क्या कहता हूं कि लेंस खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि अपवर्तन खत्म हो गया। लेंस खत्म होने का मतलब लेंस खत्म हुआ, अपवर्तन खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि आप पारदर्शी माध्यम लाओगे तो पारदर्शी माध्यम के लिए सबसे पहली चीज ही क्या है, उसकी खासियत ही अपवर्तन है। तो साहब प्रिज्म का महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आप लोगों के बीच में, वो है वर्ण विक्षेपण।
ये वाइट लाइट को या वाइट सनलाइट को विभिन्न रंगों में या विभिन्न घटक रंगों में विभाजित कर देता है। तो कहने का मतलब प्रिज्म के हम दो कार्य मानते हैं। पहला ए, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, और दूसरा वर्ण विक्षेपण यानी कलर डिस्पर्शन। अब सब प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र बना लो आप। वर्ण विक्षेपण ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। फिर वर्ण विक्षेपण में किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम फोकस हो जावें केवल किस पर? हम फोकस होंगे केवल प्रकाश के अपवर्तन पर। फिर बाकी बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो सब प्रिज्म का पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन है ना। तो टॉपिक डाल दो, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो सब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, बस इस पर फोकस हो जाओ। कलर डिस्पर्शन वगैरह सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चित्र भी तो मैंने दिखाई दिया, डेफिनेशन वगैरह सब होगी। अब तो सब प्रकाश के अपवर्तन की तैयारी करते हैं। इधर बनाता हूं सामने अच्छा सा चित्र, कोशिश तो मेरी अच्छा सा ही बनाने की रहती है। फिर क्या बनता है वो भगवान मालिक है। ये सब वाह, चलो सब इसमें तो बहुत सटीक बन गया। ये भी अच्छा मुहूर्त हुआ। चलो प्रिज्म को तो लिख दें अपन XYZ। ये दिखाई नहीं देगा ना, नीला इस पे बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा, है ना। तो XYZ कोई और से ले लें, X Y और Z। ये तो है प्रिज्म, और ये प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तन कोण A। सब प्रिज्मों के लिए अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन होता नियत है कांस्टेंट माना जाएगा। एक प्रिज्म में दो अपवर्तन कोण नहीं हो सकते। चलो सब, अब मैं किरणों के नाम एक बार तो लेता जाऊंगा, फिर आपको बताऊं, है ना। किरण डालेंगे, देखो रूल की जगह किरण को कहाँ जाना है यह अभिलंब भी डिसाइड करेगा। कोण आप तल के लंब मतलब अभिलंब से ही लेंगे। तो बिल्कुल दिमाग न लगाएं। सबसे पहला काम क्या बनाए? अभिलंब। यार अभिलंब वाइट से बना देता हूँ, वरना नहीं तो मेरे को किरण चित्र में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तल का लंब, तो ये तल का लंब। चलो सब अभिलंब बना दिया मैंने, ठीक है। उधर भी बना दूं ताकि मेरा काम फिर एक साथ ही होता रहेगा। चलो सब, अब मैं आपको सारी चीज समझाता हूं ढंग से। ये बिंब है सब P, है ना। ये बिंब P, ये आपतित किरण देखो सब थोड़ी सी भी अगर मुड़ेगी तो मजा नहीं आएगा। कोशिश तो करूंगा मैं कि ना मुड़े, लेकिन ज्यादा भी फिर टाइम नहीं वेस्ट नहीं। वेरी गुड। PQ आपतित किरण, है ना। चाहो
तो एक जगह कहीं ना कहीं लिखते भी जाता हूं मैं, PQ आपतित किरण, इंसिडेंस रे। चलो सर, ये आपतन कोण आई, लिखते जाओ आई। अब कोण फोण का तो चिन्ह छोड़ो, ऐसे ही लिख देते ना, चिन्ह विन्ह के चक्कर में मत पड़ो। आई आपतन कोण, इसमें सब क्या है, बहुत सारे होंगे ये, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना मेरा भी कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं लिखूं, लेकिन क्या है, इनकी संख्या यहाँ पर भरपूर है, इसलिए लिखने की आपके सामने जरूरत समझ रहे हैं। ठीक है साहब, आपतित किरण या आपतन कोण। अब आप कहाँ जा रहे हो सब, इधर लिख देता हूं, ये विरल है, फिर मिटा दूंगा अभी, है ना। आप विरल से जा रहे हो सघन में, यह भी हटा देंगे अभी इन्हें। स्वाभाविक है, विरल से सघन में जा रहे हैं तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी अपवर्तन कोण का मान कम होगा। QR, QR को बोलेंगे आप अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। R को आप बोलेंगे R1, है ना, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो सब, अपवर्तित किरण और अपवर्तन कोण। अब ये तल XZ पर जाकर गिरी किरण, देखो QR, तो यहां पर ये फिर आपतन कोण आ गया R2, दूसरा मतलब द्वितीय आपतन कोण। भाई XY फलक के लिए तो कौन है आपतन कोण, I है। XZ फलक के लिए कौन है आपतन कोण, R2 है। तो R2 दूसरा आपतन कोण हो गया। XY फलक के लिए तो I और XZ फलक के लिए R2। अब ये किरण वापस सघन से कहां निकल रही है, विरल, अभिलंब से दूर हटेगी, यानी जो अब की बार का अपवर्तन कोण होगा वह R2 से बड़ा होना चाहिए। यह सब अपवर्तन कोण RS है ना। यह अच्छा है तो आप प्रतिबिंब को देख रहे हैं, ऐसा समझ लें। RS, ये E लिख दिया मैंने, क्यों लिखा अभी सब समझ में आ जाएगा आपके। RS तो कहलाएगा फाइनल जो किरण आपको मिली, इमिसिव वेव, निर्गत किरण या इमर्जेंट रे जो बाहर निकल के आई, फाइनल निर्गत निकल के आई। और ई को आप कहेंगे निर्गत कोण। ठीक है सब। अब देखो सर, प्रिज्म में क्या किया, अब उसे ध्यान से देखिए। एक्चुअली अब आप आपतित किरण की तरफ बढ़े, ये देखो, ये थी आपकी आपतित किरण, लिख चुका मैं ऊपर, है ना। ये आपकी आपतित किरण थी। अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधी बन रही है लगभग, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण सीधी जाती, लेकिन आपको कहां से आती हुई दिख रही है, आप तो वो बताओ।
तो आपको तो ये किरण यहां बिंदुओं से आती हुई दिख रही है। भाई जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन आपको तो यहां मिल रही है ना। तो प्रिज्म ने क्या किया, जो किरण इधर जाती उस किरण को प्रिज्म ने विचलित कर दिया। कितना विचलित कर दिया? इतना। इसको कहते हैं विचलन कोण। तो डेल्टा इज स्पेशल, ये क्या कहलाएगा? विचलन कोण। अब एक बार और बस मैं आपको खटाखट समझा देता हूं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन अपन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन के सूत्र में प्रिज्म की विशेषताएं दिखनी चाहिए। प्रिज्म की सबसे बड़ी विशेषता है विचलन कोण। जो किरण सीधी जाती, उस सीधी जाती किरण को प्रिज्म ने मोड़ दिया और यहां भेज दिया। यानी आप घर से निकले स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, लेकिन कॉलेज में तो आप हो ही नहीं, आप पिक्चर देखने निकल गए सिनेमा हॉल में। तो ये हुआ आपका विचलन। और जितने कोण से आप विचलित हुए उस कोण को कहेंगे विचलन कोण। ठीक है सर? तो साहब आप अपने गंतव्य तक तो जा ही नहीं सके। पीक्यू को जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन कहां से आती हुई दिख रही है? ओस से। नेत्र देखो ना आप। तो साहब ये यहां से मिले, आर से निर्गत किरण तो फाइनल जो निकल के आएगी। तो प्रिज्म ने एक चीज सीधी चलती किरण को कितना मोड़ दिया? डेल्टा। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म्स के लिए अगर आपसे सूत्र बनाने के लिए बोलें कि प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र बनाओ, तो आपको प्रिज्म से अपवर्तन के सूत्र में बताओ क्या क्या मिलना चाहिए। देखो आई मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, डेल्टा मिलना चाहिए, ये 3, और ए मिलना चाहिए, ये 4 मिलने चाहिए। तब उस सूत्र को प्रिज्म का सूत्र माना जाएगा, वरना उस सूत्र प्रिज्म का अपेक्षित ही नहीं होगा। भाई हर चीज की अपनी अपनी अलग अलग खूबी होती है। अपवर्तन सबका फॉर्मूला सबके लिए एक जैसा थोड़ी। हाँ, स्टार्ट आप स्नेल के नियम से होते हो। इससे आपने जब एक गोलाकार पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ाया तो उस समय आपने सबसे पहले जुगाड़ आई और आर का किया, क्योंकि स्नेल के नियम को आई और आर चाहिए। अभी भी आप आई और आर का ही जुगाड़ करोगे। अभी इनिशियली आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं डेरिवेशन में। अगर आप समझदार हो तो समझ जाना, मैं स्नेल के नियम की भरपाई करूंगा। मतलब स्नेल के नियम को आई और आर चाहिए, मैं आई और आर लाके दूंगा। क्लियर साहब? अब वो आई और आर लाके देने में एक प्रोसेसिंग है। उस प्रोसेसिंग को आप देखोगे तो आपको बिगिनिंग में तो ऐसा लगेगा कि यार जैसे कोई अपन डेरिवेशन के पर्टिकुलर डायरेक्शन से हट रहे हैं, या डेरिवेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप उसी सूझबूझ की तरफ रहना कि मैं अल्टीमेटली आई और आर निकालूंगा, लेकिन उस आई और आर में ए होना चाहिए, आई होना चाहिए, ई होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। ये उस आई और आर में होने चाहिए। फिर मैं आई आर का मान रखूंगा तो उस आई में ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, प्रिज्म की सबसे बड़ी खूबी डेल्टा आ जाएगी, सब आ जाएगा। तो फिर वो सूत्र किसका कहलाएगा? प्रिज्म का। तो दिमाग से काम करो, है ना। अब साहब देखो, मैं अपने काम के लिए अपने हिसाब से चलता हूं। इसको मैं बिंदु एम बोल देता हूं। और मर गए यार, पेन कौन सा लूं?
चलो पीला ले लेता हूं ना। अब देखो मेरा लक्ष्य समझ गया आप? मैं किसकी पूर्ति करने जा रहा हूं? मैं पूर्ति करने जा रहा हूं स्नेल के नियम की। उसके लिए मुझे I और R ये चाहिए, तो मैं आपको बताता जाता हूं। देखो है ना, चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज से पहले त्रिभुज ले लें, है ना, फिर चतुर्भुज पे चलेंगे। देखो साहब, अब देखो R से चलूंगा मैं, तो त्रिभुज QRM, यार देखो ध्यान से, छोटे छोटे लिख रहा हूं ना, त्रिभुज QRM से, QRM दिख गया साहब आपको? एक कोण तो R1 है, एक कोण R2, एक कोण वोण नहीं लगा रहा है ना, और एक कोण कौन है? QMR, एक कोण है QMR। तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है साहब, दिख गया आपको कि तीनों का कोण 180 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो R1 R2 से मैं अटैच कर दूंगा एक को। कैसे? देखो चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज? X Q M R से। अब देखो चित्र में बहुत बारीकी है, सब ध्यान रखने का है ना। अब इसमें देखो दो कोण तो आपको 90 दिख ही रहे हैं। देखें कौन कौन से, ध्यान से देखना सब। एक तो ये रहा कोण 90 डिग्री, ये रहा, इसके और इसके बीच में। भाई अभिलंब है ना, इसको अभिलंब बोला ना आपने, तो अभिलंब बोला तो ये वाइट से वाइट के बीच का कोण तो 90 होगा ना। जब ये इस एक्स जेड का लंब है, ये एक्स वाई का लंब है, तभी अभिलंब है ना। तो ये कोण 90 और ये कोण 90 है साहब। शेष क्या बचा? प्रिज्म कोण A प्लस एंगल QMR इज इक्वल टू 180। क्यों साहब? एक मिनट दो लिख दो इसको ना, क्योंकि एंगल, मेरे को उधर जगह नहीं है, क्या करें यार। देखो क्योंकि एंगल, ध्यान से, XMR XQR सॉरी XQR है ना, बराबर एंगल XRM। यार क्या गड़बड़, एक मिनट सब, मैं तो इसको जगह ले लेता हूँ इधर, मेरे को जगह की वजह से भी थोड़ा इधर आ जाओ, है ना। क्यों करा ऐसा साहब अपन ने? तो उसके रीजन है, ऊंचा ले लेता हूँ। देखो ये XQM, कोण XQM, देखो बोलते बोलते भी गलत लिखा जा रहा है। XQM, उधर आ जाओ, बराबर XRM बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो XQM 90 है, XRM 90 है, तो 90 90 180 तो ही हो गया। फिर इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? भाई 360 होता है ना एक तल समतल का टोटल, तो 90 90 180, फिर ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। कर दिया सब, 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो
R1 प्लस R2 प्लस QMR इज इक्वल टू A प्लस QMR। ये QMR से QMR कट गया, ये आ गया साहब आपके R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। पहली सफलता मिल गई साहब आपको कि R में आपको A दिख रहा है साफ साफ। तो मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेशन बिल्कुल ओरिएंटेड है, बस वो ये है कि शुरू में दिखता नहीं, शुरू में अपन समझ नहीं पाते उसको, ठीक है। तो R से देखो मैंने A को कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा था R में ही घुसाऊंगा मैं सब चीजें, R और I में, अब बाकी चीज I में घुसाएंगे। देखो कैसे घुसाएंगे। अब आ जाओ सब नेक्स्ट प्रिपरेशन को। अब लाल पेन ले अपन थोड़ा सा मजे के लिए। त्रिभुज के लिए बहिष्कोण बराबर क्या होता है? अंतःकोणों का योग। यह भी जरूरत भी पड़ी थी अपने को थोड़े दिन, कोणों का योग। चलो साहब इन्हें लिखना बेकार फालतू। बहिष्कोण डेल्टा, त्रिभुज लिख लूं, कौन सा त्रिभुज? चलो सब, तो सब त्रिभुज ले लो आप OQR, त्रिभुज OQR में। अब देखो सब बहुत बारीकी है सब। ये OQR, ये कौन बोल दूं मैं? डेल्टा 1, और ये कौन बोल देता हूं मैं? डेल्टा 2, ठीक है साहब। तो इसमें बहिष्कोण कौन है? डेल्टा। ये रहा बहिष्कोण। इसी के लिए सारी उठापटक कर रहे हैं अपन। जो सब कुछ सबसे बड़ी खूबी है प्रिज्म की वही है, उसी की वजह से रंगों का विभाजन हुआ है, वो विचलन कोण है ना। आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच कोण डेल्टा को विचलन कोण कहते हैं, है ना। डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना। ये निर्गत किरण लिख रखी है ना मैंने, चलो लिख, ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, मैं फिर पेन चेंज करता हूं। देखो आप इस एंगल को बताओ क्या है ये एंगल, इस एंगल को बताओ क्या है एंगल। अब देखो ये और ये शीर्षाभिमुख है, तो ये पूरा कितना होगा? I में से कितना घटा दूं? R1, तो कितना आ जाएगा? डेल्टा 1। देखो ध्यान से, है ना, मैं दो बार समझाते चलूंगा। डेल्टा इज इक्वल टू, अब पहले डेल्टा 1, तो सब इधर आ जाओ आराम से। ये और ये ब्लू, ये दोनों शीर्षाभिमुख है, मुझे चाहिए डेल्टा 1, तो ये शीर्षाभिमुख है, तो ये I हुआ। I में से R1 घटा दूं तो क्या जाएगा? डेल्टा 1, है ना। तो सब I माइनस R1, देखो आ गया ना, I में डेल्टा कनेक्ट हो गया, प्लस डेल्टा 2। अब इधर आओ, E निर्गत कोण और ये ब्लू दोनों शीर्षाभिमुख हैं, तो ये कोण E हुआ। E में से R2 घटा दें तो क्या बचेगा? डेल्टा 2, है ना। तो सब डेल्टा 2 E माइनस R2, यानी प्रिज्म से विचलन, जो प्रिज्म की खासियत है। सेपरेट कर लो, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, है ना। R1 प्लस R2 का मान कहां से रख दें? 3 से रख दें, 3 से। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 का मान A। ये समीकरण साहब कंपटीशन में न्यूमेरिकल के काम आती है। एकेडमिक वाले बच्चों के तो खैर इतना
डीप सेंस नहीं रखते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चों के ये समीकरण न्यूमेरिकल निकालने के काम में आ जाती है। इससे कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान रखें, है इंपॉर्टेंट समीकरण। अब सब देखो, विचलन कोण आपको किस किस पर डिपेंड होता दिख रहा है? ए पर। गलत बात, हर प्रिज्म के लिए ए अलग अलग किंतु कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए पर डिपेंड नहीं करता। दिख रहा है, ऐसे तो क्या भाई, ऐसे तो यूं कहें अपन, अब करता है भी कह दें, नहीं भी करता है। अलग अलग प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तन कोण अलग अलग, यानी अलग अलग लेकिन फिक्स है। अब जैसे अपन ने प्रिज्म लिया है, उसका तो प्रिज्म कोण ए लिख दिया ना, अब आप उस ए को बड़ा घटा थोड़ी सकते हो इस समय, वो तो फिक्स है। तो कहने का मतलब डेल्टा प्रिज्म कोण ए पे डिपेंड नहीं करता, दिखता तो है, वो तो अलग अलग प्रिज्म के लिए ए अलग अलग किंतु नियत है। चलो सब, अब ये इधर जानना चाहते हो इसीलिए मैं रोक रहा हूं, मैंने पेन वेन जेब में रख लिया। अब विचलन ई पे निर्भर करता है? नहीं, ई निर्गत कोण है, तो भैया निर्गत कोण तो खुद आई पे निर्भर करता है। आपने किस कोण पर किरण डाली उस पे निर्भर करता है। खुद कौन? निर्गत कोण, खुद उस पर डिपेंड करता है। तो ई इटसेल्फ आई पे डिपेंड करता है। चित्र से आपको दिखा, मैं भी हटता जाता हूं सामने। इसका मतलब डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? तो सब सीधी सीधी बात है, प्रिज्म से प्रकाश का विचलन यानी प्रिज्म से प्रकाश का मुड़ना केवल आपतन कोण पर निर्भर करता है। सच बात तो यही है, आपतन कोण का मान अलग अलग होगा तो प्रिज्म से विचलन भी अलग अलग होगा। क्लियर साहब? अब सब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आओ आप, है ना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम अलग अलग कोण पर प्रिज्म पर प्रकाश किरण को आपतित करते हैं प्रयोग में। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब प्रयोग में। तो सब अब अपन एक प्रायोगिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रायोगिक विश्लेषण, है ना। तो सब प्रयोग में आप अलग अलग आपतन कोण का इस्तेमाल कीजिए और प्रिज्म से किरण का विचलन देखिए, ठीक है। अब आप प्रयोग में क्या देखते हो कि लगभग 30 डिग्री से ऊपर आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पहले विचलन कोण के मान में कमी होती है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे 30 डिग्री से चालू करो, उससे कम चालू करने से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे 30 डिग्री से अधिक कोण पर आपतन कोण के मान में वृद्धि करने से विचलन कोण के मान में कमी होती है और आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन न्यूनतम हो जाता है, मतलब किरण लगभग सीधी निकल जाती है, विचलन न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद भी अगर आपतन कोण आपने बढ़ाया तो फिर विचलन कोण वापस बढ़ने लगता है। इससे मैं आपको एक ग्राफ से दिखाता हूं, है ना। एक ग्राफ द्वारा इस चीज को दिखाते हैं अपन कि सब ये सब कैसे होता है। तो ये आप एक सिंपल सा ग्राफ देखो, है ना। ये एक सिंपल सा ग्राफ ले लीजिए, इस ग्राफ से आप बात को समझ लीजिए, है ना। ये ग्राफ है सब आपतन कोण और इधर है विचलन कोण।
है ना। ये विचलन कोण तो दिखे तो सही, कट गया विचलन तो। ये है विचलन, ठीक है। अब क्या कर, आपका प्रायोगिक ज्ञान क्या कह रहा है, या प्रयोग में मैंने आपको क्या समझाया कि पहले आप 30 डिग्री से ऊपर लोगे तो विचलन कोण का मान घटेगा, ये घटेगा। एक पर्टिकुलर मान पर प्रिज्म से विचलन न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूनतम हो गया सब। इसके बाद फिर अगर आपने आपतन कोण बढ़ाया तो विचलन कोण बढ़ना चालू हो जाएगा। यानी आपतन कोण के एक निश्चित मान पर प्रिज्म से विचलन डेल्टा न्यूनतम यानी डेल्टा मिनिमम यानी डेल एम हो जाता है ना। इसको डेल मिनिमम को अपन डेल्टा एम बोल देते हैं। तो सब अगर मैं आपतन कोण ये लूं, कौन सा वाला, जिस पर विचलन न्यूनतम है, ये वाला है ना, तो फिर किरण को सीधा का सीधा ही गतिमान मानूं, लगभग किरण सीधी निकल गई। तो सब न्यूनतम, यही कहते हैं प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में, यूं लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा साहब, है ना, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन। तो सब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में है। अब जब न्यूनतम विचलन की अवस्था में है तो किरण सीधी की सीधी निकल गई, है ना, स्थिति में। तो R1 बराबर R2 बराबर R, वह I इज इक्वल टू E। देखो सब, है ना, जब आप न्यूनतम विचलन कह रहे हो तो न्यूनतम विचलन में किरण PQRS बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। ऐसे अपन जो न्यूनतम विचलन को अज्यूम कर रहे हैं ना, वो ऐसा अजम्पशन है लगभग, ये PQRS, ये सब डेल एम के लिए ये अजम्पशन है, सोच है। जब ये सीधा निकल रहा है, किरण जब सीधी की सीधी निकल गई, है ना, तो स्वाभाविक है R1 R2 बराबर होंगे और I और E भी बराबर होंगे। फिर किसी कोण के अलग अलग होने का कोई कारण दिखता ही नहीं। अंदर वाले कोण हैं वो बराबर होंगे एक दूसरे से, बाहर वाले कोण भी एक दूसरे से बराबर। तो न्यूनतम विचलन के लिए ये सिचुएशन अज्यूम की जा रही है। अब देखो 3 से, अब आपकी समीकरण काम आ जाएंगी सारी। अब लिखें 3 से, इधर लिख लें, स्पेस ज़्यादा खर्च नहीं करें। 3 से R1 R2 दोनों को R लिख दिया इज इक्वल टू A, यानी R बराबर A बटा 2। तो मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ भी करो आपको हर चीज किस में घुसा देनी पड़ेगी, I और R में घुसा देनी पड़ेगी। प्रिज्म का अपवर्तन वाला सूत्र आ जाएगा। भाई स्नेल का नियम, तो इससे तो क्या बोलेगा स्नेल का नियम, इससे तो कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन मेरे को डेल्टा चाहिए था, A चाहिए था, I चाहिए था, और A प्रिज्म के यही बेसिक है। तो ये I, A, विचलन कोण, ये सब किसके द्वारा मैं अंदर एंटर करवाऊंगा, स्नेल के नियम में, या अपवर्तन के I और R के द्वारा। ये देखो है ना, तो सब ये आपने R निकाल लिया। इक्वेशन नंबर आपकी, सॉरी इक्वेशन नंबर चाहिए तो इक्वेशन नंबर तो
कौन सी होगी? 5 है ना, 4 भी ले लो, 4 का भी यूज कर लो, है ना। इस इक्वेशन को मैं बोल दूं 5। समीकरण 4 से, समीकरण 4 को भी काम में लो, 4 से, है ना। आई बराबर, या सॉरी डेल्टा बराबर, है ना, क्या है, 1 मिनट देख लें, भूल गया मैं तुम्हें ही। डेल्टा बराबर, है ना, तो साहब डेल्टा, तो डेल्टा की जगह तो क्या लिख दूं? डेल्टा एम। आई और ई बराबर है, तो आई ए की जगह भी आई माइनस ए, यानी 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, यानी आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ये लो सर। तो ट्रिक अगर समझ गए आप तो बहुत अच्छी बात है कि हर सतह के लिए अपन फॉर्मूला बनाते हैं। हर सतह की खूबी अलग अलग है, वो खूबी किसी न किसी के द्वारा यानी आई और आर के द्वारा स्नेल के नियम में एंटर करवा देते हैं। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो प्रिज्म का ही बनेगा। चलो साहब, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तो स्नेल के नियम से, या आप बोर हो जाते होंगे मैं इससे करने से, लेकिन मैं भी क्या करूं, है ना। देखो बताऊं आपको बच्चों, ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत फर्क है। ऑनलाइन का घंटे भर का कंटेंट ऑफलाइन में 2 घंटे का कंटेंट होता है। इसमें सामने कोई है नहीं, तो मैं ठीक है चीज को 2 बार रिपीट कर सकता हूं। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है। कंटिन्यू कैसे बोलूंगा मैं? कंटिन्यू बोलना भी तो बहुत भारी पड़ता है, सांस फूल जाती। तो फिर ये बीच बीच में कहीं ना कहीं लिख के थोड़ा सा टीचर भी रिलैक्स होने लग जाता है ना। तो साहब, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तो स्नेल के नियम से n बराबर साइन i अपॉन साइन r। i और r का मान 5 और 6 से रख दो, है ना। तो समीकरण 5 व 6 से, है ना, 5 व 6 से n इज इक्वल टू साइन आई। ये देखो बीच बीच में इससे भी नाटक चलते रहते हैं ना। अभी लाइट चल जाए तो पूरा सेविंग नहीं हो रहा इसका। साइन आई का मतलब डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, है ना। और साइन आर, आर का मतलब है बट साइन आर, अरे यार साइन आर, धुन चल जाती, धुन दिमाग में। साइन आर, आर का मतलब ए बटा 2। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले को कहते हैं प्रिज्म से या प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है साहब, ये सब प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, जो आपको क्लियरिफिकेशन दे देगा कि प्रकाश प्रिज्म से आपको प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में कुछ भी जानना, इससे जाने। अब देखो इसमें थोड़ी सी बात को समझो ध्यान से, है ना। पतले प्रिज्म के लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस
पतले प्रिज्म के लिए, क्योंकि फिर एपिसोड लंबा हो जाएगा, इससे मैं अब प्रिज्म पतला किसे कहते हैं? तो सब ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण ए अल्प हो, है ना, प्रिज्म कोण ए अल्प हो, तो ऐसे कोण को पतला प्रिज्म कहते हैं। ठीक है साहब। अब ये ध्यान रखें कि जब प्रिज्म कोण ए अल्प होगा तो बाकी कोण स्वतः ही अल्प हो जाएंगे, मतलब आई, ई वगैरह, है ना। तो सब अगर ए अल्प है तो आई, ई, डेल्टा सब अल्प होंगे। तो देखो, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, फिर थीटा, अगर थीटा अल्प है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा। अब पतले प्रिज्म में ए अल्प है तो सभी कोण अल्प होंगे, है ना, इसलिए साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए अपॉन 2, यार मैं भी कैसा परेशान हो रहा हूँ यार, है, अपॉन 2, ये किसके बराबर लिखोगे, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 के बराबर। अगर थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा को थीटा। इसी प्रकार साइन ए अपॉन 2 को किसके बराबर लिखोगे, ए अपॉन 2 के बराबर। रख दो देखा साथ में, तो पतले प्रिज्म का फॉर्मूला आ जाएगा। भाई अल्टीमेट चीज तो यही है, इसको तो मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सब टॉपिक खत्म हो गया आपका यहीं पे। अब यूं कह रहे हैं कि यदि प्रिज्म पतला होता तो पतला प्रिज्म किसे कहते हैं, तो पतला प्रिज्म उससे कहते हैं जिसका प्रिज्म कोण ए अल्प हो, और प्रिज्म कोण ए अल्प होता है तो सभी अन्य कोण भी अल्प होते हैं। तो साहब हम जानते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो इसको ऐसा कैसे लिख दे, इसको ऐसा कैसे लिख दे। तो साहब समीकरण 7 से पतले प्रिज्म के लिए, तो साहब समीकरण 7 से किसके लिए, 7 से पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है ना। एन ऊपर लिख दो आप डायरेक्ट ऐसे अपॉन 2, और नीचे भी ऐसा कैसा लिख दो, ये 7 में रख दिया आपने, यानी एन ए अपॉन 2 इज इक्वल टू अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यानी डेल्टा एम इज इक्वल टू एन ए माइनस ए, यानी पतले प्रिज्म से अपवर्तन के सूत्र में क्या आएगा, n-1 इंटू ए। ये सब इक्वेशन नंबर 8 फॉर पतला प्रिज्म। कौन सा वाला, पतला प्रिज्म। अब देखो इसका एक और छोटा सा मेथड है, सेकंड मेथड, वही पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए सेकंड मेथड ऐसे ही दिखा रहा हूं, कोई इतना इंपॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखना पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला ये, वो तो मैं सब याद दिला दूंगा आपको ना। अब देखो सेकंड मेथड भी शानदार है। सेकंड मेथड से करोगे आप तो देखो, आप प्रिज्म का चित्र देखो, एक्स वाई की बात करो, आपतन कोण आइए, अपवर्तन कोण R1 है, विरल से कहाँ जा रहे हो, सघन में। चलो खटाखट, मैं खटाखट कर देता हूँ ना, चलो एक्स वाई पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, क्योंकि सभी कोण अल्प है, सभी कोण अल्प है तो साइन आई को आई लिख दें, R1 को R लिख दें। ये विरल से सघन जा रहा है, विरल से सघन जा रहा है तो विरल के सापेक्ष ही लिखते हैं अपन अपवर्तनांक, अपने अपवर्तनांक सारे विरल के सापेक्ष होते हैं, तो n, इसलिए I इज इक्वल टू NR1।
चलो सब समीकरण ए दे दें इसको, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी अपवर्तक पृष्ठ पकड़ो, खटाखट दूसरी अपवर्तक पृष्ठ XZ। अब आपतन कोण कितना R2, निर्गत कोण E, मतलब अपवर्तन। इसके लिए तो अपवर्तन ही हुआ ना, इसके लिए आपतन हुआ। अब सघन से कहाँ जा रहे हो, विरल, बस हो जाएगा काम। तो सब इसमें तो जा रहे थे अपन, ये लिख दो विरल से सघन, है ना। अब आ जाए XZ पृष्ठ के लिए। अब कहाँ जा रहे हो, सघन से विरल जा रहे हो, उसमें सघन से विरल। अब क्या लिखोगे, आपतन कोण R2, अपवर्तन कोण क्या लिखोगे, सभी कोण अल्प है तो ये तो लिखेंगे R2 अपॉन E। और अब यहां पे आप लिखोगे 1 अपॉन N। ये फर्क है साहब, सघन से विरल जाने में N नहीं आएगा, अब 1 अपॉन N आएगा। इसलिए E बराबर NR2। ये सब आपने E का मान निकाल लिया। अब क्योंकि आपने समीकरण 4 निकाल रखी है, मैं 2 मिनट में आपको दिखा देता हूं। ये मेरा 1 मिनट में काम खत्म। ये देखो, ये समीकरण 4 ये रही डेल्टा I प्लस C माइनस A। तो मैं I और E का मान रख देता हूं, मैं निकाल लिया, है ना। तो सब समीकरण 4 से, समीकरण 4 में I व E के मान रखने पर, रखो सब, डेल्टा बराबर I का मान कितना NR1, E का मान कितना NR2 माइनस A डेल्टा N R1 प्लस R2 माइनस से, और R1 प्लस R2 का मान निकाल चुके अपन। ये देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो ये भी बड़ा प्यारा मेथड है, इससे वही चीज आ जाती है। ये देखो डेल्टा इज इक्वल टू NA माइनस A, यानी डेल्टा बराबर N माइनस 1 इंटू A। तो ये सब पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। कंसेप्ट तो वही है, ये 8 है, ये भी 8 ही है, मेथड है ना दूसरा। तो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है का मतलब कि पतला प्रिज्म है तो उस प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं जिसका अपवर्तन कोण अल्प, यानी A अल्प हो। A अल्प है तो अन्य सभी कोण भी अल्प होंगे, I भी अल्प होगा, R1 भी होगा, R2 भी। तो ये स्नेल का नियम लगा दिया, I अपॉन R1, उसको मैंने साइन थीटा, थीटा अल्प है तो साइन थीटा को थीटा ही लिखते हैं, जैसा मैंने आपको इधर दिखाई दिया था पहले कि थीटा अल्प है तो साइन थीटा को थीटा लिखोगे। आप इससे निकालो चाहे उससे निकालो। तो ये सब प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र भी आ गया। वो इक्वेशन नंबर 7 वो अल्टीमेट चीज है। देखो पतले प्रिज्म का तो अलग से निकालना पड़ता है अपने को, वो अपने काम की चीज है ना। पर स्टैंडर्ड चीज तो इक्वेशन नंबर 7 है। आज इसको यहीं एंड करता हूँ, फिर पतले प्रिज्म से जो अपन ने निकाला उसका मतलब समझाऊंगा, और जो भी बातें होगी प्रिज्म से रिलेटेड वो करेंगे, है ना। तो बच्चों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।